हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेड लर्निंग। स्प्रेड लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ प्री जो हुआ है आपका अक्टूबर 19 और 20 को, उस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैसा एग्ज़ाम था, क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल था, कितने अटेम्प्ट्स आप लोगों के लिए सेफ़ रहेंगे, और एंड में अपन मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सजल शर्मा है और आज हमारे साथ अर्पित कौशिक जी हैं इस वीडियो में। वो इस बार का भी आज का ही आईबीपीएस पीओ प्री दे के आए हैं और मेरे साथ एफसीआई में ही जॉब कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बताएँगे कैसा उनका एग्ज़ाम हुआ, कैसा रहा। तो अर्पित जी, थोड़ा-सा आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सजल सर। पहला तो आप सभी का स्प्रेड लर्निंग पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कौशिक है और मैं अभी सजल सर के साथ एफसीआई में ही जॉब करता हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं बैंकिंग के पेपर भी दे रहा हूँ साथ में, फॉर जनरल नॉलेज और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो आज का मैं पहले ये बता दूँ, आज मैंने क्या है कि आईबीपीएस पीओ प्री का पहली शिफ्ट का पेपर दिया था जो 20 तारीख को हुआ था। उसका थोड़ा लेवल ब्रीफ में अगर अपन बात करें तो मैं सब सब्जेक्ट वाइज चलूँगा, जैसे पहले इंग्लिश, रीजनिंग, फिर क्वांट पे चलेंगे अपन। लेकिन आज सबसे पहली बात तो जो आज बहुत सालों बाद आईबीपीएस के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला, वो ये मिला कि हमेशा क्या होता था कि पहले रीजनिंग से पेपर स्टार्ट होता था, जी। नहीं सॉरी, इंग्लिश से पेपर स्टार्ट जी। होता था, पर इस बार रीजनिंग रीजनिंग से स्टार्ट हुआ। से पेपर स्टार्ट हुआ, राइट। जो कुछ बच्चों के लिए शायद सही भी रहा। ओके। तो अपन पहले रीजनिंग पे ही चलते हैं। रीजनिंग का जो लेवल था आज मैं उसको इजी टू मॉडरेट में रखना चाहूँगा। ओके। उसमें अपन अगर देखें तो 5 तो पजल थी, जी। जिनमें से 3 पजल वन गो में बनने लायक थी और 2 पजल में थोड़ा टाइम लग रहा था। उसके अलावा आपके 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आए थे और 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म और 2 क्वेश्चन आपके जो इंग्लिश वर्ड फॉर्मेशन होते हैं, उसमें एक का वर्ड फॉर्मेशन हंट वगैरह कुछ बन रहा था ऐसे, तो वो वन वे में हो रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर पेपर किसी ने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया हो तो 25 टू 28 अच्छे अटेम्प्ट रहे हैं रीजनिंग में अपने। रीजनिंग में। बिल्कुल। ओके। उसके बाद अपन चलते हैं फिर इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश सेक्शन का ये सीन था कि इंग्लिश में इस बार जो हमेशा आरसी पे ज़्यादा फोकस रहता है, जी। वो थोड़ा आरसी पे फोकस कम रहा है। आरसी से लगभग एक पैसेज आया था पूरा, जिसमें 8 क्वेश्चन थे। ओके। उसके अलावा पैराजंबल देखने को नहीं मिला इस बार, और उसमें ऐसा था पैराजंबल के स्थान पे अपने जो एक पूरा पैसेज होता है जिसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन थे फिलिंग द ब्लैंक्स से। राइट। और उसके अलावा अपने को एरर डिटेक्शन देखने को मिला। ओके। एरर डिटेक्शन के 5 से 6 क्वेश्चन थे और वो भी ठीक ठाक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे वो। फिर उसके बाद अपन ने अगर एक क्वेश्चन, आजकल एक नया पैटर्न चला है कि कॉलम एक ए होता है, एक कॉलम बी होता है, दोनों को आपस में मिलाना होता है तो ग्रामेटिकल जो एरर ना हो ऐसे एक क्वेश्चन उसका था जी। और 5 से 6 क्वेश्चन एक पूरी लाइन में 2 से 3 जैसे सी ए बी होते हैं या ए बी सी, उनको आपस में कि कौन सा पहले आएगा उस हिसाब से चल रहा था। तो 5 से 6 क्वेश्चन उस वो थे। इंग्लिश का पेपर नो डाउट थोड़ा ठीक था और मेरा ये मानना है कि जिसने अगर 20 के ऊपर भी अटेम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ, उसने अच्छा पेपर इंग्लिश का अटेम्प्ट, इंग्लिश के 20 से अबव क्वेश्चन, हाँ 20 से 22 जिसने अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है उसका पेपर अच्छा माना जाएगा जी। फिर अपन चलते हैं क्वांट पे। क्वांट पे आज सबसे जो कल देखने को मिला था और आज के थोड़े उसमें ये रहा कि नंबर सीरीज आज देखने को नहीं मिली। ठीक है। आपके 3 डीआई आई थी सीधी, जिसमें डबल वेरिएबल्स के साथ थी वो, तो डीआई बनने लायक थी। उसके अलावा 5 क्वेश्चन अपने अप्रोक्सीमेशन के थे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अपने अर्थमेटिक के, हाँ 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, जो ठीक ठाक लेवल था मैथ का, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं अपन। और क्या कि उसमें भी अराउंड जिसने 20 से 22 अटेम्प्ट किए हैं मेरे हिसाब से उसके गुड अटेम्प्ट्स हैं, अच्छे अटेम्प्ट्स रहे हैं उसके। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा रीजनिंग अदर एक साइड पे इजी था, बाकी अब इंग्लिश एंड क्वांट थोड़ा मॉडरेट रहा है। तो ओवरऑल अगर अटेम्प्ट मेरे अटेम्प्ट जैसे रहे तो मैं बता दूं, मेरे रीजनिंग में 29 अटेम्प्ट्स रहे, इंग्लिश में मैंने 27 अटेम्प्ट्स किए हैं और क्वांट में मैंने 24 अटेम्प्ट्स किए हैं। तो मेरे लगभग अटेम्प्ट्स 80 के आसपास है। और बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं पिछले 3 साल से इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर जिसने 60 के ऊपर अच्छे अटेम्प्ट किए हैं
तो वो सेफ 60, हाँ बिल्कुल, जिसके 65 के आसपास अच्छे अटेम्प्ट है, 65 के आसपास 90% एक्यूरेसी भी मान सकते हैं अपन, 100% एक्यूरेसी अगर जिसकी है, तो मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी शुरू बिल्कुल मेंस की तैयारी उनको शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि पिछले साल और इस साल में थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि अगर अपन पिछले साल की कट ऑफ का एनालिसिस करें तो जनरल की कट ऑफ लगभग 55 के आसपास थी। और इस बार थोड़ा ऐसा है कि सीट्स कम होने की वजह से अभी बहुत से बैंकों ने सीट अपनी नहीं दर्शाई है, तो हो सकता है कि कट ऑफ पे थोड़ा इफेक्ट पड़े। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ का प्री का एनालिसिस है वो अराउंड आप 60 के आसपास देख सकते हैं। 60 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, आप मेंस के लिए तैयार रहिए। प्लस अपन ये मान लीजिए 60 के प्लस माइनस 2 मार्क्स कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 3 बिल्कुल वो चल सकता है। ठीक है। तो अर्पित भाई ने जैसे बताया कि 60 के आसपास अटेम्प्ट्स आपके सेफ रहेंगे। तो जैसा आप अर्पित भाई मेंस भी देते आ रहे हैं, मेंस लगातार क्रैक भी करते आ रहे हैं, तो जो बच्चे या जो कैंडिडेट्स जो अब मेंस की तैयारी करेंगे तो उनके लिए आप थोड़ी टिप्स दे सकें, कुछ बता सकें तो। धन्यवाद सर। मेंस का देखो मेन फोकस है, मेंस में अपने पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से देखा जाए तो एक जीके और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक अलग से रोल प्ले करेगी। और मेरा ये मानना है कि मेंस का जो पिछले 2-3 सालों से जो लेवल चल रहा है उसमें जीके और आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक अलग से रोल प्ले करता है। अगर किसी एक तरीके से ये बोल सकते हैं अपन कि जिसके जीके और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अच्छे मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं वो फाइनल सिलेक्शन ले जाता है। और आपको ये 2 सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, इनका बहुत बड़ा रोल है। और बाकी स्ट्रेटेजी यही है कि जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हुए आ रहे हैं अभी तक, उनको बस कुछ नहीं करना है, अपना आराम से क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए वही मॉक पेपर्स देते रहने लगातार। हाँ ये है उनको थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा अपना, मतलब प्री से अच्छा लेवल ऑब्वियसली अपन मेंस में एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो आपको अप करना पड़ेगा। जीके के लिए ये है कि जैसे अभी पिछले महीने ही मैंने आरआरबी पीओ का मेंस भी दिया था, उसमें जीके थोड़ा अजीब सा पूछा गया था इस बार, तो जीके के लिए भी तैयार रहना है। पर अगर अपन देखा जाए तो लास्ट के जैसे 4 to 5 मंथ्स का जीके हो गया, आपकी जो बैंकिंग नॉलेज हो गई, बैंकिंग अवेयरनेस आ रही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आ रही है, आरबीआई से रिलेटेड है, अपना बजट भी आया था ये, और अभी कुछ जगह देखा जाए तो बहुत सारी स्टेट्स में सरकारें बदली है तो उन्होंने भी अपने बजट पेश किए हैं, तो वो थोड़ा। और मैं ये मानूंगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी अगर अभी से ही जिसने तैयारी नहीं चालू की है उनको भी तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक सबसे बड़ा रोल ये है कि उसमें आपकी मिनिमम कट ऑफ 10 नंबर या 12 नंबर जनरल के लिए रहती है। तो अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे और बाकी पेपर्स में आप अच्छा कर लोगे तो कोई फायदा होगा नहीं। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अगर आपके अच्छे नंबर्स आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेंस के लिए तो मेरा यही है कि आप कल से ही या फिर आज से ही जिसको लगता है कि भाई उनका प्री क्लियर हो जाएगा, उनको जीके की और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और बाकी अपना जो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग है उनको जो उनका लेवल चल रहा है उससे थोड़ा सा लेवल अप करके तैयारी करते रहना चाहिए। जैसा कि अर्पित भाई ने बताया कि डिस्क्रिप्टिव और जीके का बहुत मेन रोल है, वाइटल रोल है आपके सिलेक्शन में। तो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जब मेरा पहली बार IBPS PO का मेंस क्रैक हुआ था तब उसमें डिस्क्रिप्टिव ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो मैंने उसमें 25 में से 19 नंबर स्कोर किए थे, तो वो मेरे को इंटरव्यू तक लेके जा पाया। और जैसा अर्पित भाई ने बताया कि 60 के आसपास अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं और आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी करिए। और जिनको नहीं लग रहा है कि उनका नहीं निकल रहा है, मैं कह रहा हूँ वो भी मेंस की तैयारी जारी रखें, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम आएंगे। SBI के भी इस साल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो वो भी एग्ज़ाम आना बाकी है। तो आप मेंस की तैयारी सब लोग जारी रखें और लगातार मॉक टेस्ट। मैं एक अर्पित भाई से ये पूछूंगा कि मॉक टेस्ट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। अगर आप अभी से ही जैसे 2 घंटे की एक तो आपको सीटिंग मेंस में करनी है, भाई आप प्री से बाहर निकल के मेंस की तरफ जा रहे हैं, और प्लस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ज़्यादातर बच्चों के साथ ये देखा जाता है कि आता उनको बहुत कुछ है लेकिन वो क्वेश्चन सही चूज नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं या कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो वो लोग क्या सिलेक्शन से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको अभी से ही ये पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ और कौन सा क्वेश्चन मैं चूज कर सकता हूँ। और दूसरी बात,
मॉक टेस्ट देने से कहीं न कहीं व्यक्ति को ये पता लगता है कि उसके कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जी। जिन पे वो ज़्यादा और मेहनत करके अपना मैक्सिमम स्कोर्स उनमें से ला सकता है। जैसे अपन रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में मेंस में एक अलग से अब ये होगा कि पजल, इनइक्वालिटी, सीलॉग, ये सब जो नॉर्मल सिलेबस है वो तो आना ही आना है। लेकिन देखा जाए तो अब कहीं न कहीं मेंस में 10 से 12 क्वेश्चन आपके कंक्लूजन बेस्ड पे आते हैं। जिनमें कंक्लूजन्स होते हैं, इन्फ्रेंस लेना होता है, आइदर और नाइदर और वाले वो कहीं ना कहीं 10 से 12 क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो हो सकता है कि जैसे कई बार पजल्स वगैरह सोल्व नहीं हो रही है, इनपुट आउटपुट नहीं बन रहा है, तो वो 10 से 12 क्वेश्चन अलग से रोल प्ले करते हैं, और वो क्वेश्चंस आप ऑब्वियसली अभी से ही मॉक लगाओगे तो अच्छे से तैयार कर पाओगे। दूसरी चीज अपने इंग्लिश की बात करते हैं अपन। इंग्लिश में वहाँ क्या है कि आरसी अच्छी आती है, तो वो मॉक टेस्ट आप लगाओ, रोज न्यूज़पेपर इंग्लिश के पढ़ो या अपनी वोकैब अच्छे से तैयार करो। ये है। बाकी क्वांट का पिछले 2-3 सालों से ये देखा गया है कि आईबीपीएस का जो मेन फोकस रहता है मेंस में, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे रहता है, जो बेसिक जनरल नॉलेज है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उस पे रहता है उससे ज़्यादा। और अपने डीआई के बहुत सारे वो फॉर्म्स नए आजकल इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कैसलेट फॉर्म्स में भी 2-3 फॉर्म्स वो इंक्लूड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पैटर्न बदलता है। लेकिन मॉक टेस्ट का यही है कि अगर आप मेंस के पहले, जैसे अभी आज अपना प्री हुआ है और मेंस अपना लगभग 30 नवंबर की जो आईबीपीएस ने डेट दी है उसके आसपास होना है, या 30 नवंबर को ही होना है, तो अभी भी अराउंड अपने पास 40 दिन है। अगर मैं ये मानता हूँ, अगर किसी कोई अच्छा स्टूडेंट और उसको फाइनली सिलेक्शन लेना है, तो आप दिन का एक मॉक लगाइए, उसका अच्छे से एनालिसिस करिए, फिर आपका जैसे एनालिसिस हो गया, आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ आप स्ट्रॉन्ग हो, तो एक दिन लीजिए, अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करिए, आप वीक पॉइंट्स पे काम करिए, और वापस से अगले मॉक में कोशिश करिए कि उस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। मॉक देने से इसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आप 2 घंटे का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं घर पे बैठ के, तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम भी नहीं तो 1-1.5 घंटे का उसका एनालिसिस होना चाहिए। उतना टाइम आपका एनालिसिस में बिल्कुल, उतना ही टाइम आपका एनालिसिस में लगता है। उससे यही होगा कि आपके जो वीक पॉइंट्स है वो धीरे-धीरे कवर होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप, और ऑब्वियसली 40 दिन है अपने पास, अगर आप 20 से 25 मॉक लगा के जाते हो तो आपको बहुत सारी वेराइटीज आपके आंखों के सामने से निकल जाएगी, आप कॉन्फिडेंटली पेपर दे पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और आप, मेन बात वही है, देखो फाइनल सिलेक्शन में 5-10 मार्क्स का ही अंतर रहता है। अगर पिछले 2-3 सालों का एनालिसिस देखें अपन, तो जिसकी जैसे कट ऑफ से ठीक ठाक 15 से 20 से ज़्यादा नंबर है, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये है। बाकी मैं मॉक्स का तो देखो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो मॉक्स तो लगाते रहिए। और अभी जैसे 2-3 है, जैसे टेक्स्ट बुक है, गाइडली है, उनके आप मॉक्स देते रहिए, सर बताएंगे। तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का मॉक टेस्ट लें, उसको अटेम्प्ट करें, और आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।